बुक सुपरनैचुरल, जिसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। ये है चैप्टर नंबर 6, चूर चूर कर देने वाला आघात, 1925 से 1927 तक। शराब की भट्टी के करीब बड़े होने ने विलियम ब्रैनम का दृष्टिकोण विपरीत लिंग के विषय में विरूपित कर दिया था। उसने कई बार शादीशुदा औरतों को अंधेरा होने के बाद छप्पर के अंदर घुसकर सारी रात ऐसे आदमियों के साथ शराब के दौर चलाते देखा था जो उनके पति नहीं होते थे। सुबह तक यह औरतें इतनी धुत होती थी कि लोगों को इन्हें कॉफ़ी देनी पड़ती थी और चक्कर लगवाने पड़ते थे उन्हें पर्याप्त होश में ले आने के लिए, ताकि लड़खड़ाते हुए ही सही पर घर जाकर अपने परिवारों के लिए सुबह का भोजन पका सकें। ऐसे व्यवहार आचरण ने बिली के अंदर घृणा उत्पन्न करती थी। वह सोचता था, यदि इनका यही हाल होता है, यदि उन्होंने मुझे कानूनी तौर पर उसके साथ जोड़ा, तो मैं ऐसे किसी दुर्द पशु को नहीं ब्याऊंगा। इस प्रतिकूल अनावरण का नतीजा यह हुआ कि बिली ऐसे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम से नफरत करने लगा जो उसे लड़कियों के संपर्क में लाए, चाहे वह एक जन्मदिन की पार्टी हो या खलियान का नृत्य। बिली हर हद तक चला जाता था उससे बचने के लिए। त्योहारों की तैयारियों के पहले संकेत पर ही वह समय और जगह को नोट कर लेता था और इस बात को सुनिश्चित कर लेता था कि उस ठहराई की घड़ी पर कहीं और व्यस्त हो। कभी कभार उसके माता पिता पड़ोसियों को एक उत्तेजक शोर शराबे से भरी हुई पार्टियों में आमंत्रित किया करते थे। उन रातों को बिली अपने लालटेन उठाता और अपने कुत्ते को लेता और पिछवाड़े के जंगल में घुस जाता। आधी रात तक रैकून और अपोसमों का शिकार करता रहता। अंततः जब वह घर लौट कर आता, यदि संगीत वादक अभी तक वायलिनों को बजा रहे होते, बिल्ली लकड़ी की छत पर ऊपर चढ़ जाता और पौ फटने तक वहीं सोता रहता। स्कूल छोड़ने ने बिली की किसी भी समस्या का हल नहीं किया, इसने तो केवल इन्हें दोबारा व्यवस्थित कर दिया था। उसे अभी भी लगातार ठुकराए जाने के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। स्थानीय लड़कों में से ज़्यादातर उसे अभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ना तो वह सिगरेट पीता था ना ही शराब। लड़कियां उसे इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि ना तो वह डांसों में जाता था ना पार्टियों में। उसे कोई भी नहीं समझता था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि बिली स्वयं भी अपने आप को समझ नहीं पाता था। जबकि वह लोगों को पसंद करता था और तरसता था कि वे उसे स्वीकार लें, वह खुद को उन लड़कों की तरह जो उसकी उम्र के थे काम करने के हाल में नहीं ला पाता था। उसने सोचा, ठीक है, यदि मुझे एक बहिष्कृत व्यक्ति ही होना है तो मैं एक फंदा लगाने वाला बन जाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास पर्याप्त धन हो जाएगा जिससे मेरी मदद हो कि मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकूं, तो मैं कोलोराडो या वॉशिंगटन स्टेट चला जाऊंगा या शायद ब्रिटिश कोलंबिया, और मैं एक फंदे लगाने वाला शिकारी बनूंगा। मैं अपनी राइफल और फंदे लेकर और कुछ कुत्ते भी ले रखूंगा और मैं वहीं पर रहूंगा अपनी मृत्यु तक, और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। बिली हमेशा अपनी माँ को याद रखता था। जब भी कभी लंबे समय की योजना बनाता था, यह बात उसे बहुत परेशान करती थी कि उसे माँ पिता के शराब पीने की आदत के कारण इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वह 30 वर्ष की हुई और वह 8 लड़कों की माँ थी, जिनमें सबसे बड़ा 15 वर्ष का था, कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था, न ही पर्याप्त कपड़े, अक्सर पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। बिली ने उसे कई बार दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठे हुए रोते देखा था, एक बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए, अपने ही घर से बाहर निकाली हुई, जबकि चार्ल्स अंदर पड़ा होता नशे में धुत और बेहोश रात भर के लिए। और फिर भी उस सब के बावजूद एला ब्रैनम अपने पति के लिए सच्ची बनी रही थी और लगातार संघर्ष करती रही और अपने परिवार को कपड़े पहनाए रखने, पोषित रखने और जितना संभव हो सके उतना खुश रखने में। बिली उसे उसकी शालीनता के कारण प्रेम करता था, परंतु उससे भी ज़्यादा वह उसे इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसने उसे वैसे ही अपनाया था जैसा वह था। उसकी सारी अजीब बातों के बावजूद उसे लगता था कि वह जीवन से कुछ ज़्यादा ही योग्य थी और वह उसके भले को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानता था। उसका उदाहरण बिली को आशा देता था कि दुनिया में और भी शरीफ स्त्रियां होंगी। लगभग 1926 के आसपास एक नई लड़की शहर में आकर रहने लगी। जिमी पूल की स्त्री मित्र के साथ जिसकी दोस्ती हो गई,
क्योंकि जिमी और बिली बड़े अच्छे दोस्त थे। बिली की मुलाकात इस नई लड़की के साथ जिमी के घर पर हो गई। उसकी खूबसूरती ने इसे चकाचौंध कर दिया। वह यह सोचता था कि उसकी आंखें कबूतरी जैसी हैं, दांत ऐसे सफ़ेद जैसे कि मोती और गर्दन इतनी सुंदर जैसे हंस। जब जिमी ने उससे उसकी मुलाकात करवाई तो उस लड़की ने आंखें झपकाई और मोहित करने वाले अंदाज के साथ बोली, कैसे हो बिली? इतना ही काफ़ी था, बिली फंस गया। आगे चलकर जिमी ने बिचौलिए का काम किया। मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करती है बिली। बिली अंदर ही अंदर पिघलते हुए बोला, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? निश्चय ही वह करती है। मैं बताता हूँ, क्यों ना हम लोग एक दोहरी मुलाकात सैर सपाटे पर चलते हैं। हम लोगों ने मेरे पापा की पुरानी फोर्ड में सैर पर ले चलेंगे। मतलब यदि मैं उस चीज़ को चालू कर सकूं तो। मुझे नहीं पता, बिली ने घबरा कर बोला। निश्चय ही हमारा बहुत बढ़िया समय रहेगा, लेकिन हमें कुछ रोकड़े की जरूरत होगी। तुम कितना पैसा निकाल सकते हो? बिली झिझका। फिर उसने तय किया कि यदि वह अति सुंदर कन्या वाकई में उसे पसंद करती है तो फिर उसे थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास 30 सेंट ही हैं। इस बात से जिमी खुश हो गया। बढ़िया, मेरे पास 35 सेंट है। इतना तो काफ़ी हो जाना चाहिए। पेट्रोल भरवाने के अलावा हमें उनको कोई पेय या आइसक्रीम या कुछ और भी दिलवाना होगा। बिली को एक विचार आया जिससे उस लड़की पर बिली का प्रभाव और अच्छा पड़ जाए। मालूम क्या जिमी, क्यों ना तुम गाड़ी चलाओ और मैं खरीदारी कर लूँगा। मुझे तो ये ठीक लगता है। उनको पीछे पहिया जैक पर जमीन से ऊपर उठाकर इंजन को दर्जन बार हैंडल घुमाकर चालू करने का प्रयत्न करना पड़ा था, इससे पहले कि वे पुरानी टी मॉडल की फोर्ड चालू हो पाती। जिस समय तक वे अपनी लड़कियों को साथ ले पाए थे तब तक सूर्यास्त हो चुका था। बिली और उसकी लड़की पीछे वाली सीट पर बैठे, हमेशा से ही शर्मीला। बिली उतनी ही दूर सरक कर सुकड़ा बैठा था जितना वह बैठ सकता था, जबकि वह लड़की दूसरी ओर। वह यह आशा कर रहा था कि बीच का ये फासला और अंधेरा उसके गंदे कपड़ों को ढांक लेगा। छत खोल कर वे चांदनी से रोशन भारी सड़कों पर धीरे धीरे चले जा रहे थे, किसी खास जगह की ओर ना जाते हुए। आगे की सीट पर जिमी और उसकी मित्र ही सारी बातचीत कर रहे थे। बिली चुपचाप बैठा था, कनखियों से अपनी लड़की की झलके लेता हुआ। वह यह सोच रहा था कि इस चांदनी में वह कितनी तेजवान प्रतीत हो रही थी और उसका दिल गर्व से फूला जा रहा था कि ऐसी सुंदरी उसके साथ बाहर जा रही थी। शायद सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं। उस लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, यह एक प्यारी रात है ना? बिली बोला, जी मैम। सिकामोर गार्डन में आज रात एक नृत्य पार्टी है। उसने कहा, चलो वहाँ चलते हैं। बिली कड़क होकर बोला, नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाना चाहूँगा। मैं नृत्य नहीं करता। वे कुछ और देर तक शहर की भारी सड़कों पर घूमते रहे, जब तक कि वे सड़क किनारे की एक रोज़मर्रा के सामान की दुकान तक ना पहुँच गए। बिली और जिमी ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी कि वे क्या कैसे करेंगे। बिली ने खखार कर अपना गला साफ किया। जिमी, मुझे कुछ प्यास सी लग रही है। तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ रुकना चाहिए? अच्छा विचार बिली। जिमी ने सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी और फिर कहा, मैं अंदर जाकर हम सबके लिए कुछ खाने पीने को ले आता हूँ। यह भी नाटक था, क्योंकि जिमी के पास तो एक धेला भी नहीं था। उन्होंने 25 सेंट तो खर्च कर दिए थे 2 गैलन पेट्रोल भरवाने में, जिसके बाद सिर्फ बचे 40 सेंट जो बिली ने अपनी जेब में संभाल कर रखे हुए थे। बिली बोला, तुम परेशान मत हो जिमी, मैं ले आता हूँ। सैंडविचों की कीमत थी 1 निकल 5 सेंट का एक 4 बड़े बड़े हैम के सैंडविच, जिसमें दबा दबा कर ढेर सारी प्याज भरी थी। बिली के पास बस इतने ही पैसे बचे थे कि 4 कोक और खरीद ले। उन्होंने कार में ही खाया पिया, झिंगुरों की आवाज़ और रात की ठंडी हवा का आनंद उठाते हुए। बिली को अच्छा लग रहा था। यह लड़की वाकई में उसे पसंद करती थी। आज की रात वह भी एक गैंग का हिस्सा था, वास्तव में कुछ महत्ववान। उन्होंने अपनी अपनी कोक समाप्त की और बिली शीशे की बोतलों को लेकर वापस दुकान में चला गया ताकि जमा किए हुए पैसों को वापस ले आए। जब वह निकलकर वापस आया, तीनों कार में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। बिली को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी लड़की, वह प्यारी सी नन्ही लड़की, सिगरेट पी रही थी। वह पीछे सिर झुकाकर अपनी नाक से धुआं छोड़ने लगी। बिली का जी खराब हो गया। वह पीछे की सीट पर जाकर धम से बैठ गया। उसकी लड़की ने पूछा, क्या तुम सिगरेट लोगे बिली?
जी नहीं मैडम, उसने मुंह फुलाकर कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। वह खिसिया गई। बिली ब्रैनम, तुम्हारे साथ मामला क्या है? पहले तो मुझे बताते हो कि तुम नृत्य नहीं करते, अब तुम बता रहे हो कि तुम सिगरेट नहीं पीते। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? मुझे शिकार करना और मछली पकड़ना अच्छा लगता है। कितना नीरस है। उसने अपने ऊपरी होठ घिन के साथ बिचकाए। यह लो बिली, इस सिगरेट का कश लगाओ और जरा जी कर दिखाओ। जी नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि मैं यह करना चाहूँगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लड़कियों में तुमसे ज्यादा हिम्मत है? वह उपेक्षापूर्ण ढंग से बोली। क्यों? तुम तो बहुत बड़े छोकरी नुमा हो। छोकरी नुमा? इस भयंकर शब्द ने उससे भी ज्यादा चोट पहुंचाई थी जितना यदि उसके पैर पर उदबिलाव का फांसने वाला लोहे का शिकंजा जोर से बंद हो गया। छोकरी नुमा? दर्द उसके दिल को अंदर तक झुलसा गया। छोकरी नुमा? वह यह नहीं है, वह तो बड़ा बुरा बिली था, शिकारी, फंदेबाज, लड़ाका। छोकरी नुमा? वह उसे अभी भी दिखाता है। सिगरेट मुझे देना जरा, उसने आज्ञा देते हुए बोला। बड़ी जीत हासिल कर ली हो ऐसे अंदाज से उसने अपने डिब्बे से एक और सिगरेट निकाली और उसे थमा दी। बिली बोला, मुझे एक माचिस दो। अब यह हुई ना मर्दों वाली बात, वह बोली और उसे माचिस थमा दी। बिली ने माचिस जलाई और माचिस और सिगरेट दोनों को एक साथ अपने मुंह तक ले गया, अपने दोनों हाथों में एक एक थाम कर। लेकिन इससे पहले कि सिगरेट उसके होठों को छू भी पाती, उसे एक शोर सी आवाज सुनाई पड़ी। यह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे पत्तियां हवा में घूमते हुए खड़खड़ा रही हों। उसने सिगरेट नीचे की और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। वे उसे फिर सुनाई नहीं पड़ी। उसने सोचा, ओह, यह बस मेरी कल्पना है। उसके मित्र ने पूछा, क्या हुआ बिली? उसने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, मैं बस इसे सुलगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से उसने सिगरेट को अपने मुंह में लगाने को उठाया। उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी, इस बार और जोर से। एक धीमी, अविचल, स्थिर, सदी हुई हवा, ऊंची होती हुई, बढ़कर और जोरदार होती हुई, जब तक कि वह उसके कानों में गरजने ही न लगी। वुश! उसके हाथ मुंह से आधे रास्ते में ही ठिठक गए। उसका दिमाग चिनार वृक्ष वाली उस गहरी आवाज की चेतावनी पर तीव्रता से वापस चला गया। न शराब पीना, न सिगरेट पीना, और न ही अपनी देह को किसी भी रीति से प्रागंदा करना तुम्हारे करने के लिए एक काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे। उसके हाथ कांपने लगे। माचिस जलती हुई उसकी उंगली तक पहुंच गई और उसने उसे गिरा दिया। फिर उसने सिगरेट भी गिरा दी। वह रोने लगा। उसकी लड़की उपेक्षापूर्वक हंसने लगी। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम एक छोकरी नुमा ही हो। क्रोधित, हताश और डरा हुआ बिली कार का दरवाजा धकेलते हुए खोलकर बाहर कूद गया और सड़क पर चल निकला रोते रोते। जिमी कार चलाकर उसके पड़ोस में लाया। चल यार, अंदर आजा बिली। बिली सिर हिलाकर बोला, नहीं जिमी। मैं चलता रहा। जिमी उसके साथ साथ चलता रहा, उससे कार में आ जाने की मिन्नत करते हुए। लेकिन उसी समय बिली की लड़की बेरहमी के साथ उसका मजाक उड़ाती रही। बिली ब्रैनम, तुम बहुत बड़े छोकरी नुमा हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक मर्द होंगे। बिली सुबकते हुए बोला, सोचता तो मैं भी यही था। फिर वह सड़क से हटकर एक मैदान में चला गया जहां कार पीछे पीछे ना आ सके। वह मशीनी अंदाज में बढ़ता ही चला गया जब तक कि वह एक पहाड़ी के ऊपर नहीं पहुंच गया जिसे सड़क से देखा नहीं जा सकता था। फिर वह जमीन पर नीचे बैठ गया, चांद की तरफ देखकर सुबकते हुए, मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। मैं दोस्त नहीं बना सकता। लड़कों में मैं एक काली भेड़ हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं जी क्यों रहा हूँ? फायदा ही क्या है? ओ, यदि कोई तरीका होता कि मैं यहीं मर जाता और इस सब का अंत कर पाता। मैं इस अजीब चीज़ का कैदी हूँ और मेरी समझ नहीं आता कि क्या करूँ। वह तब तक सुबकियां लेता रहा जब तक उसकी भावनाएं समाप्त ही न हो गई। फिर वह बस वहां बैठा रहा, चांद को देखते हुए, इतना मृत महसूस करते हुए जैसा कि वह एक बेजान पत्थर था अंतरिक्ष में। अचानक उसे कोई बहुत ही अजीब चीज़ महसूस हुई, जैसे कि उसकी त्वचा पर कोई दबाव पैदा करता सा स्पर्श हो। उसे यह विचित्र अलौकिक अनुभूति हुई कि वह अकेला नहीं है। अपनी सांसों को थामे हुए वह ध्यान से सुनने लगा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। उसने चांद की रोशनी में नहाए मैदानों में निगाहें दौड़ाकर सब जगह देखा। कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और फिर भी बिली को वह कोई न कोई चीज़ ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके बहुत ही करीब सटकर खड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी ऊपर तक सिहर गई।
बुरी तरह डरकर वह घर की ओर दौड़ गया। ऐसे ऐसे अनुभवों के द्वारा बिली को यह समझ में आ गया था कि उसका जीवन सामान्य से काफी हटकर है। गरीबी के अलावा भी कई कारणों से अजीब अजीब घटनाएं बार बार होने लगी जो उसके लिए स्ताव ही था। जैसे कि एक बार वह जा टकराया था एक भावी बताने वाली से। वह और जिमी पूल एक मेले में थे और बीच वाले रास्ते पर टहल रहे थे, उन मुनादी करने वालों की सुनते हुए जो विभिन्न खेलों और प्रदर्शनों की खूबियों का बखान कर रहे थे। दोनों लड़के एक भावी बताने वाली के तंबू में सामने से गुजरे। उस तंबू के पल्ले के बाहर एक बंजारन स्त्री खड़ी थी। तुम सुनो जरा, उस बंजारा ने पुकारा। 1 मिनट यहाँ आओ जरा। दोनों लड़के पलटे। तुम धारीदार स्वेटर वाले, उसने जोड़ा। बिली था वह जो धारी वाला स्वेटर पहने था। वह उस भावी बताने वाली के पास गया, यह सोचकर कि शायद वह उससे अपने लिए एक कोक व सैंडविच मंगवाना चाहती है। जी मैम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा। क्या तुम्हें मालूम हो तुम्हारे साथ साथ एक ज्योति चलती है? यह बिली को बहुत ही अजीब चीज लगी। उससे बोली जाने के लिए, एक ज्योति? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने समझाया, मैं देख पा रही हूँ कि तुम एक चिन्ह के तले पैदा हुए थे। तुम्हारे पहले घर में 3 मुख्य ग्रह एक साथ आ मिले और वे सभी नेपच्यून को चारों ओर वर्गाकार रूप में घेरे हुए हैं, बहुत गहराई में। इसीलिए एक ज्योति तुम्हारे साथ साथ चलती है। तुम एक दिव्य खुदाई बुलाहट के लिए पैदा हुए हो। बिली घबरा गया। देखो महिला, चुप करो, उसने गुस्से से बोला और वह वहां से उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से जा सकता था। बाद में उसने अपनी माँ को यह बात बताई। उसने कहा, बिली, तुमने सही काम किया। वे भावी बताने वाले शैतान की ओर से होते हैं। इस बात ने उसे चिंता में डाल दिया। भला क्यों कोई जो कि इतने साफ जाहिर तरीके से शैतान के संपर्क में होने के बावजूद भीड़ में से उस अकेले से यह कहे, जैसा कि उस बंजारन ने बोला था, एक दिव्य खुदाई बुलाहट? स्वयं खुद ही समझ ना पाने के कारण बिली और अधिक असंतुष्ट होता चला गया अपनी स्थिति से। क्यों वह एक बेमेल बत्तख समान है जो अपने ही साथ वालों के साथ नहीं मेल खाता था, और घर पर भी कोई बचने का शरण स्थान उपलब्ध न हुआ। हालांकि इस समय तक चार्ल्स अपने परिवार को श्रीमान वैदन की जमीन पर बने उस कैबिन से निकालकर जेफरसनविल के बाहरी इलाकों में स्थित एक बड़े घर में ले आया था। घर पर जिंदगी अभी भी ठसाठस, तंग हाल और अफरा तफरी से भरी हुई थी। 1927 के अगस्त में एला ब्रनम ने अपने 9वें बच्चे को जन्म दिया, जेम्स डोनाल्ड। इससे अब यह हुआ कि नवजात शिशु से लेकर 18 की उम्र तक के लड़के सभी एक ही मकान में खाते, सोते, काम करते और खेलते थे। अक्सर वे एक दूसरे को चिढ़ाते और कभी कभी वे लड़के लड़ते भी थे। वह एक गुंडागर्दी से भरी हुई जगह थी रहने के लिए। हमेशा की तरह बिली को अपनी सबसे बड़ी शांति शिकार करने और मछली पकड़ने और बस अपने कुत्ते फ्रिट्स के साथ जंगल में घूमते रहने में प्राप्त होती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसे जंगल इतना पसंद क्यों थे, लेकिन उसे यह महसूस होता था कि वह उसी का हिस्सा है। फिर एक दिन उसे कुचल कर रख देने वाला एक प्रहार लगा। श्रीमान शार्ड, जो कि स्थानीय शेरिफ के डिप्टी थे, लंबे अरसे से ब्रैनम परिवार के खिलाफ दुश्मनी माने बैठे थे। विशुद्ध मक्कारी के चलते श्रीमान शार्ड कच्चे मांस के टुकड़ों को स्ट्रिक्नाइन से भरकर ऐसी जगह रख कर छोड़ा जहां वे जानता था कि फ्रिट्स उसे ढूंढ लेगा। जब बिली को फ्रिट्स जहरीले गोश्त के पास मरा पड़ा मिला, वह समझ गया कि यह किसने किया था। बिली गुस्से से पागल हो गया। चार्ल्स को अपने सबसे बड़े बेटे को पकड़ना पड़ा क्योंकि वह हाथ में राइफल लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चला जा रहा था। मैं उसे मार डालूंगा पापा, बिली घुराया। चार्ल्स ने उसके हाथ से राइफल झटक कर ले ली। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे बेटा, जब तक मैं तुम्हें रोक सकता हूँ तब तक तो नहीं। हताशा और क्रोध की अग्नि में जलता हुआ बिली घर पहुंचा, कुदाल उठाई और अपने कुत्ते को गाड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजा। फिर वह ताजी कब्र के पास घुटने टेक कर बैठ गया, अपनी टोपी उतारी और बोला, फ्रिट्स, तुम हमेशा मेरे दोस्त बने रहो, एक सच्चे साथी। तुमने मुझे कपड़े पहनवाए और मुझे खाना खिलवाया और मुझे स्कूल भिजवाया। जब तुम बूढ़े हो जाते तो मुझे तुम्हारी देखभाल करनी थी, लेकिन अब श्रीमान शार्ड ने तुम्हारे समय से पहले तुम्हें मार डाला है। मैं तुमसे वायदा करता हूँ फ्रिट्स, वह जिंदा नहीं बचेगा। किसी दिन मैं उसे सड़क पर चलते हुए पकड़ लूँगा और उसको कार के नीचे कुचल डालूंगा। मैं उसको तुम्हारे लिए मार डालूंगा।
अब जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया था, बिली को अपनी ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत पहले कभी भी अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो वह नदी पार करके लुईविल केंटकी चला गया और जल सेना में भर्ती हो गया। जब उसने अपनी माँ को यह उस सब बताया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अगली सुबह वह जल सेना में भर्ती लेने वाले कार्यालय जा पहुंची और उन्हें मनवा कर अपने बेटे का नाम उनकी भर्ती सूची में रजिस्टर में से कटवाया। बिली को यह समझ में आ गया, यदि उसे अचानक से कोई बड़ा कदम उठाना हो तो यह काम उसे चुपचाप ही करना होगा। आगे चलकर उस शर्त में उसे वह मौका मिल गया। वह फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को जानता था जो पश्चिमी फिनिक्स एरिज़ोना जाने की तैयारी कर रहा था। बिली ने इसका जिक्र किया था कि वह खुद भी किसी दिन पश्चिम जाने की योजना बना रहा है। श्रीमान फ्रांसिस्को ने इशारा पकड़ लिया और बिली को अपने संग चलने का प्रस्ताव दिया। और तो और 2000 मील लंबी कार की यात्रा में गाड़ी चलाने में मदद करने पर उसे कुछ पैसे देने तक का प्रस्ताव दिया। बिली ने झपटकर प्रस्ताव मान लिया और जल्दी ही वे जाने के लिए तैयार हो गया। बिली ने अपनी माँ को बताया कि वह टनल मिल जा रहा है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कैंपिंग करने। इस तरह वह शहर से निकल सकता बिना उसके द्वारा बहला फुसला के रोक लिए जाने से। जब वह एरिज़ोना पहुंचेगा वह उसे चिट्ठी लिखकर समझा लेगा।